मैं हूँ समीना लाइव चैनल से। आज हमारे साथ हैं बारी स्टूडियो के ऑनर सर फरहान बारी साहब। तो उन्होंने ये जलसा गाह सजाया है, तो देखें इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं वो क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने बहुत सी रौनक लगा दी है। जी सुबह से हम मेहनत कर रहे हैं, जलसे की तैयारियां कर रहे हैं हम। तो स्टेज हमने लगवाया, स्पीकर्स लगवाए। अब बस हमें अपने MP साहब और MNA साहब का इंतज़ार है। वो जैसे ही तशरीफ़ लेके आते हैं तो हम ये जलसा और ज़ोर शोर से इसको हम हाईलाइट करते हैं। इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग ला रही है और देखा कितनी रौनक लगी हुई है, और ये सब आपकी मेहनत है फरहान सर। और मैं चाहती हूँ मैं बहुत सी दुआएं कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब होगा। बेस्ट विशेस मेरी आपके लिए। थैंक यू सो मच। साथ बारी स्टूडियो के ऑनर सर फरहान बारी साहब, तो उनसे हमने गुफ्तगू की। आगे हम और बढ़ाएंगे गुफ्तगू, सबसे बातचीत करवाएंगे, तो हमारे साथ रहें। नवाज शरीफ, तो ये देखें जी, आज नवाज शरीफ साहब के जलसे में कितनी रौनक है और लोग कितना डांस करें खुशी से। चले जी मैडम, क्या नाम है आपका? शाजिया रानी। अच्छा जी, आप कितनी खुश है कि आज मियाँ साहब के जलसे के लिए? हाँ जी। तो वोट भी डालेंगी जाके? हाँ जी। चले जी, आपकी क्या हाल है? मायसोनी। अच्छा, आप किसको वोट डालेंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। उधर जाके माँ जी की आवाज सुने। आजो जी आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खड़ी हो या चंदा। खड़े हो। तो आप भी जलसे में आ जाइए, आप नवाज शरीफ साहब की फ़ैन होंगी। चले जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए। चले वोट आपने ज़रूर डालना शेर को। जी। और आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? कलसूम। अच्छा, तो आप भी आज नवाज शरीफ साहब के जलसे में आई हैं? हाँ जी। तो वोट भी देंगी इंशाल्लाह? हाँ जी। जी। तो तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, थैंक यू। ये देखा नाजरीन, हमारे साथ बहुत से लोग जलसे में आए हुए जो मियाँ साहब के जलसे में वोट देंगे। तो देखिए जलसा कितना कामयाब और अच्छा है। नाजरीन हमारे साथ रहे समीना लाइव के साथ। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हम इस प्रोग्राम को, हमें इस बात का एहसास है कि दोस्त काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। तो ये सब दोस्त जो है खुर्रम बारी साहब के मोहब्बत और प्यार में यहाँ बैठे हैं। मैं बिला तखीर
इनके बेटे खुर्रम बारी साहब के बेटे फरहान बारी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान लीडर कायद हाफिज़ नुमान साहब का शुक्रिया अदा करें ताकि इस प्रोग्राम को आगे किया जा सके। मोहतरम जनाब फरहान बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त हमारे लिए इधर आए हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी फ्यूचर में बहुत मेहनत करेंगे। मोहतरम जनाब हाफिज़ नुमान साहब, ये यहाँ के खुर्रम बारी साहब ऑनर जो हैं उनके बेटे थे और आपके जज्बों को खराज अकीदत भी पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये बारी स्टूडियो बड़ा एक मशहूर व मारूफ इदारा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और हकीकत ये है कि फ़न के हवाले से, आर्ट के हवाले और आर्टिस्ट के हवाले से बड़े लंबे अरसे से जो कोई प्रॉपर जो पॉलिसीज़ हैं वो हुकूमती लेवल पर नहीं बनी, जिससे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हमारे भाई और बहनें इस कारोबार से, इस प्रोफेशन से और शोबे से मुंसलिक हैं, उनके लिए बड़ी एक आजमाइश की कैफियत है। और बहरहाल चूँकि मेरा इस फ़न से या इस इंडस्ट्री से कुछ ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ तो नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल एक ज़ाहिर है कि रिपोर्ट और जिस तरह एक ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि जो उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री के हुए माजी के अंदर, और जो एक इर्तका होता है और जो एवोल्यूशनरी जिसे एक एनवायरनमेंट कहते हैं कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री एक ज़माने में बड़े अरूज पर थी पाकिस्तान में, फिर वो पूरे मुल्क के अंदर बर्पा हो गई। तो ये जो 4-5 साल है ये आपने बड़ी परेशानी में, बड़ी आजमाइश में गुजारे हैं। शायद ये आजमाइश इसलिए आई थी कि आपको खरे और खोटे का फर्क पता लग जाए, आपको अच्छाई और बुराई की तमीज हो जाए और चेहरे बेनकाब हो जाए कि जिस झूठ की फैक्ट्री की बुनियाद पर यह सियासत की गई है और मुल्क की एस्टेब्लिश लीडरशिप को, जिनका नाम ही तरक्की की अलामत है, मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि 2018 में एक चलता हुआ पाकिस्तान था, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था जो कि तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। हजारों के हिसाब से तरक्याती प्रोजेक्ट्स मुल्क में चल रहे थे। सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा था, 16,000 किलोमीटर लंबी सड़कें शहबाज शरीफ ने अपने 10 साल दौर के अंदर पंजाब में बना दी थी। ब्रिजेस बन रहे थे, अंडरपासेस बन रहे थे, 200 से ज्यादा अस्पताल पंजाब के अंदर बने जिनमें दवाइयां फ्री थी, 100% फ्री दवाई, चाहे शुगर की दवाई हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, इंसुलिन हो, डायलिसिस की दवाइयां हो, फ्री हमारी माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों के लिए अवेलेबल थी, मुहैया थी। वहां पे कॉलेजेस, 200 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनी, बच्चों की अपग्रेडेशन के लिए मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप दिए गए। हजार बच्चों को पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के तहत उनको घर बैठे इतला आती थी कि आपका ये आपके नंबर आए हैं, आप इस मेरिट के ऊपर आ गए हैं और आप इस वजीफे के हकदार हैं। 10 लाख से ज्यादा लैपटॉप आईटी सेक्टर की प्रमोशन के लिए शहबाज शरीफ के दौर में मेरिट पर तकसीम किए गए। तो ये जो एक पूरा सिलसिला, और 70,000 स्कूलों की रिहेबिलिटेशन हुई, दानिश स्कूल कायम हुए, आपके सोशल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट्स हुई, आपके लाहौर शहर फूलों का और बागों का शहर बन गया, सफाई के बेहतरीन मंसूबे लॉन्च किए गए। तुर्की की कंपनियों की मदद से लाहौर के अंदर एक तिनका नजर नहीं आता था, इतनी आला हाउस कीपिंग का जो क्लीनिंग और स्वीपिंग का जो निजाम था LWMC के अंडर, और जो बाद में फिर हाल हुआ आपके। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये जो बड़ी एक आजमाइश की कैफियत गुजरी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि इन परेशानियों के बाद अब आसानियों का दौर शुरू होने वाला है। अब इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की का दौर शुरू होने वाला है, और 8 फरवरी को जब शेर पे मोहर लगेगी तो पाकिस्तान की तरक्की का सफर जो 2018 में रुक गया था वो दोबारा शुरू होगा इंशाअल्लाह।
اور اس وقت پوری قوم نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے اور نواز شریف صاحب نے منشور بھی دے دیا ہے. وہ منشور آپ نے پڑھا ہوگا اور نواز شریف جو بات کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے اور یہ بات ٹیسٹڈ ہے. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی پاکستان میں, پنجاب میں خاص طور پہ. حامل ملک اگر معاشی طور پہ مضبوط ہو گیا اور خاندانوں میں پیسہ آ گیا, بچوں کو روزگار مل گیا, تو پھر تو دنیا کا کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صرف اس انداز میں ملک کو تباہ کرنے کی جو پلاننگ کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ناکام بنا دیا. اور جو 10 سال اور 20 سال اور پورے 50 سال کے نعرے مارتے تھے, آج ان کا وجود نظر نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ 8 فروری کی بھرپور تیاری کریں, اپنے دوستوں کو, محلے داروں کو, علاقے آپ کے اپنے بھی ماشاءاللہ ووٹ یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک ووٹ بھی دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں جہاں تک آپ کے کانٹیکٹس ہیں, آپ کے محلے داریاں ہیں, آپ کی ماشاءاللہ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں, آپ نے ایک موومنٹ چلائیں. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ جب ووٹ شیر جیتے گا انشاءاللہ, تو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا وقار جو کھو چکا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان دنیا کے اندر اپنا وقار دوبارہ حاصل کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. کہ آپ جب ماشاءاللہ بن جائیں گے تو آرٹسٹوں کے لیے بھی کچھ ہوگا, میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ جو بیمار ہیں, جو جن کے لیے مثلا انڈسٹری کے لیے بھی کچھ ہوگا. دیکھیں, میں نے پہلے ہی اپنی گفتگو کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ کمپریہنسو جو پالیسی ہے آرٹ فن کے لیے, فنکاروں کے لیے, آرٹسٹ کے لیے, اور جو پروفیشنز ہیں, اب جو اس کے اندر مختلف بہت زیادہ ورائٹی ہے شعبہ جات کی, تو اس کے لیے کمپریہنسو پالیسی آنی چاہیے اور پراپرلی ویلفیئر کے پروگرام ہونے چاہیے. جس طرح ہم نے جرنلسٹ کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں صحافی کالونیاں بنوائیں, اسی طرز کے اوپر پروفیشنل جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی کالونیز ہونی چاہیے. اور یہ جو جتنے بھی پالیسیز ہوں گی وہ آپ کی مشاورت سے بنے گی. جو اس پروفیشن کے ہیڈز ہیں, جو ہیڈ کر رہے ہیں, جو ماشاءاللہ اس شعبے کو سمجھتے ہیں, یہ ان کی مشاورت سے ہوگا جو انشاءاللہ. یہ خرم باری صاحب ہے نا, یہ ہماری رہنمائی کریں گے فنکاروں کی. سر آگے آئیں. بس خرم باری صاحب ساڑھے لیڈر نے جناب, اگلا الیکشن بھی ان کو لڑوا دیں گے ہم. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. حافظ الرحمان صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. میں اب شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب خالد کھوکھر صاحب کا جو تشریف لائے ہیں. چلے اب لوگ ادھر آ جائیں بھائی. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی محترم خالد کھوکھر صاحب کا, جو مصروفیت سے ٹائم نکال کر بہت دور سے ہمارے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور خالد کھوکھر صاحب مجھے بتا رہے تھے, اس بار ٹیلی فون کر کے ٹائم لیا ہے, تو مجھے بتا رہے تھے کہ ٹائم شیڈول نہیں ہے, تو ہم انشاءاللہ یہ فنکار جو لوگ ہم شیڈول کے بغیر ہی خالد صاحب کو پکڑیں گے اور انشاءاللہ ان سے کام لیں گے. اللہ پاک ان کامیاب کرے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں اور عرصہ دراز سے اس سیاست سے وابستہ ہیں, اور میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں آپ سے گفتگو کریں ہمارے ایم پی اے محترم جناب خالد کھوکھر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام میرے دوستوں, بھائیوں اور میری بہنوں, میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے یہاں پہ بھائی جنہوں نے یہ محفل خوبصورت سجائی, جناب خرم باری صاحب اور فرحان باری صاحب, اور میرے یہاں پہ بڑے بھائی حافظ ابرار صاحب پی ایچ اے کے ڈائریکٹر, اور امیر بھٹ صاحب, اور تمام ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرے بھائی میاں حافظ الرحمان کے بعد میری تقریر بنتی نہیں ہے, تو وہ ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں, اور ہمارا ایک ہی مقصد تھا اس حلقے بات کے اندر, تو جو بھی ہمارے سے ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے.
हाफिज साहब को किसी चीज़ की माशाल्लाह कमी नहीं है, दीनी घराने से उनका तल्लक है और मेहनत करने वाले हैं। और मेरी टिकट के अंदर भी उनका 100% हाथ है। उन्होंने अपनी मर्जी से कहा मियां नवाशी से कि अगर आपने मुझे इलेक्शन लड़वाना तो मुझे मेरी टीम दी जाए। तो मैं ये समझता लाहौर के अंदर एक वर्कर की हैसियत से जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और इसका वसीला हाफिज नमान साहब बने। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये फनकार जो आपने महफिल सजाई है, लोग कहते हैं कि हादसा नहीं आता। हम लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं ना तो बड़ा मजाक होता है। एक बंदा आ गया, कहने लगा खोखर साहब ये हादसा कहाँ से मिलता है? तो मैं ये समझता हूँ ये जो हमारे फनकार टीम है, यकीन करें कि इनके घर के अंदर जो भी हालात हो, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है लोगों को हंसाने के लिए। अंदर चैन के जो भी रोता हो, लेकिन लोगों को हंसाने के लिए इनके चेहरे माशाल्लाह जिस तरह रहते हैं और लोगों की रौनक बने रहते हैं। और जिस तरह आप साहब ने कहा, मैं भी आप साहब के साथ हूँ इंशाल्लाह, जो भी फेवर हो सकी। जिस तरह साफियों का मियाँ साहब ने ऐलान किया कॉलोनी का, और इस तरह फनकार इंडस्ट्री के लिए भी मैं समझता हूँ ऐलान होना चाहिए इनके चलाने के लिए, इनके काम करने के लिए। और मैं देखा कि ऐसे ऐसे फनकार हमारे जो टीवी में आता है कि फना फनकार जो है इतने दिनों से हॉस्पिटल में पड़ा है, यकीन करो उनकी ना जायदाद होती है सवाए फन के, और वही फन होता है जो उन्होंने कमाना वही खाना। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग हमें चाहिए जो हमदर्दी रखते हो। जो ये कहता था कि जनाब 2017 का वाकया आपने देखा, 2017 से लेके 2024 तक आपने हालात देखे। हर बंदा सफेदपोश है, या तो बिजली के बिल के परेशान है या बच्चों की फीसों से परेशान है। ये हालात है मुल्क के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उसको लेके आए थे तब्दीली के लिए, वो नारे करता था कि अमेरिका से लोग आएंगे पाकिस्तान नौकरी करने के लिए। तो ये देखे कि नौकरी करने के लिए यहाँ पे हमारा हर नौजवान 4 साल से बेरोजगार है, जिसको कोई काम नहीं मिलता। और पढ़ा लिखा तो बेरोजगार है, जो काम के लिए जो रूटीन चल रही थी, हमारे कारोबारी बंदे परेशान है। तो इसलिए जो उनको लेकर आए थे, उन्होंने मियाँ साहब से कहा कि मियाँ साहब हमारे पास की बात नहीं है, आप आए। और जो लोग कहते हैं कि आपने 16 महीने हुकूमत क्यों ली, अगर हम हुकूमत ना लेते, यकीन करें कि आज 500 रुपए का लीटर तेल होता। और ये हमारे पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान की स्टेट को बचाने के लिए ये हुकूमत ली पीडीएम ने। नहीं तो हमें तो अगर ये 16 महीने ये भी काट लेते ना, यकीन करें कि इनका पीटीआई का एक वर्कर एक फॉलो भी नजर नहीं आना था। इनके एमपीए खुद कहते थे कि यार हमें इमरान खान के मायूस हो चुके हैं, लेकिन ये उनको जो कहते हैं ना, जो करता है वो भरता है। ये हमारी लड़ाई नहीं है पीटीआई से, जिनकी लड़ाई थी जो लेकर आए थे उन्होंने इसको कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तो कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि नून लीग से ज्यादा इन लोगों ने ज्यादती की। अच्छा भला पाकिस्तान चलता, अच्छे बदले लोगों के कारोबार चलते, और मियां नवाज को नहल करा के अंदर करके और बाहर का भेज दिया। ये है पाकिस्तान। हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें